हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है तन्वी शर्मा एंड मैं आपके लिए लेकर आती हूँ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की सीरीज। अभी तक हमने प्लेटो को कवर कर लिया है एंड एरिस्टोटल का पार्ट वन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हैं अभी तक और आप पार्ट टू पर आ गए हैं तो आपको पार्ट टू की जितनी भी बातें हैं वो समझ नहीं आ पाएंगी। तो इट्स बेटर टू गो बिहाइंड एंड जितने भी जो लेक्चर्स हो गए उनको देखना। आज है पार्ट टू ऑफ एरिस्टोटल। स्टार्ट करने से पहले एक रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से, जिससे सारी जितनी भी बातें हमने पहले पढ़ी हैं एरिस्टोटल से रिलेटेड वो हमारे दिमाग में रिवाइंड कर जाएं। देखो, एरिस्टोटल जो है उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है क्योंकि उनकी मेथोडोलॉजी को उन्होंने साइंटिफिक बताया है। जो भी वो जितनी भी थ्योरीज को लेकर आएंगे उन्होंने कॉमन सेंस के बेसिस पर उन्हें डिराइव किया है। एंड ही यूज्ड टू गिव इंपॉर्टेंस टू आइडिया एज वेल एज मैटर। वो मानते थे कि आइडिया भी एग्जिस्ट करता है, मैटर भी एग्जिस्ट करता है, मतलब वो आइडियलिस्टिक भी थे एज वेल एज मटीरियलिस्टिक भी थे, दोनों में वो बिलीव रखते थे। उसके बाद उन्हें प्रैग्मेटिक भी बोलते हैं बिकॉज ही वॉज वेरी साइंटिफिक। गोल्डन मीन में बिलीव रखते थे कि मॉडरेट लाइफ होनी चाहिए। एक्सट्रीम ऑफ पॉवर्टी भी अच्छी नहीं है, एक्सट्रीम ऑफ वेल्थ भी अच्छा नहीं है, इंसान को मॉडरेशन में लाइफ जीनी चाहिए। एंड ही यूज टू बी सपोर्टर ऑफ अ ग्रेजुअल चेंज। एकदम से सडन चेंज आना इनके लिए, ये मानते थे कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, किसी स्टेट के लिए भी अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो का क्या था कि फिलोसोफर किंग आने चाहिए और उसके बाद एकदम से आइडियल स्टेट आ जाए, एकदम से एजुकेशन सिस्टम चेंज होता है। ही यूज्ड टू बिलीव कि नहीं, ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए हर चीज में। देन ही वाज अ फंक्शनिस्ट, मतलब यूटिलिटी के बेसिस पर सारे इंस्टीट्यूशंस को देखना। पेट्रियार्कल बिकॉज ही बिलीव्ड कि वुमेन का काम सिर्फ हाउस होल्ड वर्क तक रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। वेर एज जो ग्रीक मेन हैं, जो एडल्ट हैं, प्रॉपर्टी क्लास हैं, उनको सिटीजन्स के क्राइटेरिया में रखना चाहिए। एंड ही यूज टू बिलीव कि इनइक्वालिटी इज नेचुरल। इसी के बेसिस पर वो अपनी स्लेव्स की जो थ्योरी है उसको लेकर आए थे। थ्योरी ऑफ स्टेट के अंदर ही टोल्ड अबाउट हिज सोफिस्ट व्यू कि सोफिस्ट वो व्यू को वो कितना ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे। एंड ही वाज सोक्रेटिक इन अप्रोच, यानी स्टेट को पहले रखना चाहिए, स्टेट इज नेचुरल, स्टेट इज इम्पोर्टेंट एंड स्टेट फॉर गुड पर्पसेस बनाई जाती है बाय द पीपल। एंड वो स्टेट को मानते थे एज एन एसोसिएशन, जो कि सबसे बड़ी एसोसिएशन है। सबसे पहले आता है मैन, फिर मैन बनाती है फैमिली, फैमिली बनाता है विलेज एंड विलेज बनाता है स्टेट, जिससे उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाए और वो गुड लाइफ आगे परस्यू कर सके। एंड कोई भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है अपनी नीड्स के लिए, सबको एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कुछ इनकी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे मैन बाय नेचर इज सोशल एनिमल, कि मैन को सोशलाइज करना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल एनिमल भी है बिकॉज ही इज रिलेटेड टू द स्टेट। एंड देन स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन क्योंकि वो सबकी नीड्स पूरी करता है। एंड उनका ये मानना था कि नॉर्मल अगर इंसान है तो उसको स्टेट चाहिए ही चाहिए। और अगर किसी को स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो फिर वो शैतान है या फिर वो भगवान है, क्योंकि भगवान को स्टेट की जरूरत नहीं है एंड बीस्ट अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मानते हैं। तो स्टेट इज नेचुरल, डिजायरेबल एज वेल एज अ नेसेसिटी। एंड ये टीलियोलॉजी में बिलीव रखते थे, यानी डेस्टिनी में बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे कि इंसान की डेस्टिनी में है कि उनको स्टेट फॉर्म करनी है। फिर इनकी आती है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, जहां पर सिटीजनशिप स्लेव, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल से ले ली गई। इनके इन्होंने बहुत सारे रीजंस भी दिए। नेचुरली बॉर्न एडल्ट ग्रीक बिलोंगिंग टू प्रॉपर्टीड क्लास ही लोग हैं जो कि सिटीजन हैं, क्योंकि उनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है। एंड मैन ऑफ प्रॉपर्टी को इन्होंने माना मैन ऑफ रीजन, इसलिए प्रॉपर्टी इनके लिए ऐसा मानना था कि एक अच्छी चीज है, होनी चाहिए। इट्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, इट्स अ सोर्स ऑफ सेल्फ वर्थ। ऑल्सो इनकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप इसलिए अच्छी है क्योंकि ये ड्यूटीज के बारे में बताती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन के बारे में बताती है। फिर उन्होंने डिफरेंशिएट किया बिटवीन स्टेटमेंट एंड मास्टर। हमने इसमें देखा कि प्लेटो और इनकी थिंकिंग कितनी ज्यादा डिफर करती है। थ्योरी ऑफ स्लेवरी के अंदर इन्होंने बताया स्लेवरी इज नेचुरल एज वेल एज डिजायरेबल। यूटिलिटी बेस्ड इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को बता दिया। टू टाइप ऑफ पीपल होते हैं, एक होते हैं फिजिकली स्ट्रांग, जो कि लेबर क्लास हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर रीजन नहीं होता। दूसरे होते हैं मेंटली स्ट्रांग, उनके अंदर रीजन एज वेल एज करेज दोनों डोमिनेट करता है। तो उनको क्या होना चाहिए, उनको सत्ता में होना चाहिए, उनको देश को संभालना चाहिए। एंड एक होते हैं स्लेव बाय नेचर, वो जिनके अंदर रीजन नहीं होता, डिसीजन मेकिंग नहीं होती। दूसरे होते हैं स्लेव बाय लॉ, जो कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं। एंड इन्होंने इसकी यूटिलिटीज भी बता दी कि इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा रहता है, गुड फॉर स्टेट है, गुड फॉर मास्टर है, एज वेल एज गुड फॉर स्लेव्स है, कि स्लेव्स वर्चुअस बन पाएंगे अगर वो किसी मास्टर के अंडर रहेंगे। फिर आती है उनकी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। उन्होंने बताया प्रॉपर्टी इज अ टाइम टेस्टेड सोल्यूशन, यानी
बहुत पहले से इसको हम टेस्ट कर चुके हैं। इट इज़ अ टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन जो कि चला आ रहा है, जो कि बेहतरी के लिए है लोगों की। देन टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है, एक होती है जस्ट, एक होती है अनजस्ट। जस्ट होती है जो कि लेबर से कमाई जाती है, अनजस्ट जो कि अनफेयर मीन से कमाई जाती है। नाउ प्रॉपर्टी आर ऑफ थ्री टाइप्स, मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी का यूजेज तीन टाइप का है, जिनमें से इन्होंने सिर्फ एक को सपोर्ट किया कि इंडिविजुअल ओनरशिप हो बट कॉमन यूज हो। एंड ये कहाँ रिजेम्बलेंस देता है, कहीं ना कहीं गांधी ट्रस्टीशिप थिंकिंग से रिलेट करता है। तो ये था एक क्विक रिवीजन एरिस्टोटल का। अब हम एरिस्टोटल पार्ट टू लेकर आए हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने थ्योरी ऑफ स्टेट, स्लेवरी एंड सिटीजनशिप एंड प्रॉपर्टी ये सब देख लिया है। आज के लेक्चर में हम जस्टिस, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिवोल्यूशन देखेंगे। एंड ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जितनी जो थ्योरीज पढ़ी थी उनके बेसिस पर ही ये जो थ्योरीज हैं इनको कंटिन्यू हम करेंगे। देखो, एरिस्टोटल का सबसे पहले एक कोट देख लेते हैं जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है। एंड ऑल्सो एरिस्टोटल ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, बहुत बढ़िया ये अपनी सोच को सामने लेकर आए। पर कहाँ पर ये पीछे रह गए? ये रह गए पीछे ऑन द बेसिस ऑफ हिज आइडियोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू वुमेन। ठीक है, वुमेन के बिहाफ पर ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव दिखाई दिए, बहुत ज्यादा पेट्रियार्कल दिखाई दिए। इस कोट के द्वारा आप देख सकते हैं कि मेन हैव मोर टीथ देन वुमेन, द फीमेल इज एज इट वर अ mutilated male. Female are weaker and colder in nature compared to men. Women are immature, deficient, deformed and bit monstrous. तो मतलब इनका मानना था कि वुमेन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है, सारी क्वालिटीज उनके अंदर खराब है, इमेच्योर है, डिफिशिएंट है, डिफॉर्म्ड है। एंड मेन का जो होता है हॉटर ब्लड होता है, एंड वुमेन जो होती है वो कोल्डर होती है नेचर में। एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मेन का इन रिप्रोडक्शन, इनका ये मानना था। एंड दे आर जनरली मोर परफेक्ट, यानी मेन आर परफेक्ट एज कम्पेयर टू वुमेन। तो इसलिए वुमेन को क्या करना चाहिए, सिर्फ फैमिली को संभालना चाहिए, एंड स्टेट का जितना भी जो काम है, जो भी अफेयर है, वो सब कौन संभालेंगे, वो मेल संभालेंगे। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं पीछे हमें पछड़ते हुए नजर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली थ्योरी से, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनकी जो बुक थी द पॉलिटिक्स, वैसे तो इन्होंने 200 बुक्स लिखी हैं। एंड इनकी जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको पढ़ना, बट उनमें से पॉलिटिकल साइंस के बिहाफ पर हमारे लिए पॉलिटिक्स ही इम्पोर्टेंट है। एरिस्टोटल के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वो प्लेटो से कितने डिफरेंट थे। जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो हमें पूरा पेलोपोनेशियन वॉर देखना होता है, क्योंकि उसी के बिहाफ पर जो डिफीट एथेंस ने देखी, उसी के बिहाफ पर प्लेटो ने अपनी जितनी भी जो बातें हैं वो आगे बढ़ाई। बट एरिस्टोटल कहीं ना कहीं ज्यादा प्रिविलेज थे, अमीर फैमिली से थे, उनके फादर भी एक फिजिशियन थे। एंड 17 साल की उम्र में वो चले गए इन एकेडमी ऑफ प्लेटो। वो एक ऐसी एकेडमी थी जहाँ पर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। ऐसे समझ लो जैसे हमारे इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईटीज हो गए, एम्स हो गए, यहाँ पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। यहाँ पर एग्जाम नहीं था, बट फिर भी इंसान की थिंकिंग के बेसिस पर, कैसी उनकी थिंकिंग है, कैसी वो फिलोसफिकली है, इनका खुद का क्राइटेरिया होता था। उसके बिहाफ पर ये कुछ ही गिने चुने लोगों को लेते थे, तो उनमें से एरिस्टोटल भी थे। एंड प्लेटो की जो एकेडमी थी, वहां पर ये थे, वहां पे और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी बातें फिलोसफी से रिलेटेड पढ़ाई जाती थी। इनको क्यों नहीं बनाया गया वहां का डायरेक्टर? देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी इंसान को क्रिटिसाइज करोगे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि आप उनके साथ ज्यादा टाइम तक रहो, राइट? तो एरिस्टोटल वॉज अ क्रिटिक ऑफ प्लेटो, दो ही वॉज द ग्रेटेस्ट डिसाइपल, बट वो क्रिटिक भी थे। तो यहाँ पर जब प्लेटो चले गए उसके बाद उनकी एकेडमी के डायरेक्टर को, मतलब एरिस्टोटल को नहीं संभाला गया, कोई और ही बने। एंड इनका जो सोच थी वो बहुत ज्यादा प्लेटो से रिलेटेड थी कि हैप्पीनेस ही सब कुछ है। एंड सोक्रेटिस से भी रिलेटेड थी, क्योंकि वो भी मानते थे कि हैप्पीनेस ही इंसान का सबसे बड़ा गोल है। अब आप लोगों के लिए आज एक क्वेश्चन है जो कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। हमने कई बारी जो स्पार टेक्निक है उसके बारे में पढ़ा है कि जो सोक्रेटिस थे ही वॉज टीचर ऑफ प्लेटो, प्लेटो वॉज टीचर ऑफ एरिस्टोटल। अब आप बताएंगे कि एरिस्टोटल किसके टीचर थे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको नई बात पता चलेगी। एंड ऑल्सो जो इंसान जिसके वो टीचर थे, उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल किसके गुरु थे। चलिए हम अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बुक पॉलिटिक्स में भी लिखी थी, एंड इस थ्योरी को इन्होंने इंडक्टिव अप्रोच के थ्रू ये सामने लेकर आए थे। अब ये इंडक्टिव अप्रोच है क्या? देखो, इंडक्टिव अप्रोच एक तरीके का साइंटिफिक वे है चीजों को बताने का, कि आप पहले पॉपुलर को डिस्कस करें और उसके बाद यू आर गोइंग टू द जनरलाइज थिंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया
इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी लाने के लिए सबसे पहले तो 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को वर्ल्ड वाइड रीड किया, उनको समझने की कोशिश करी। मतलब जैसे कि हम बी आर अम्बेडकर जी को इतना ज्यादा प्रेस करते हैं, तो उस टाइम पर एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा अपनी थ्योरी को लाने के लिए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा अच्छा चलेगा, जहां पर मोनार्की अच्छी होगी या जहां पर पॉलिटी होगी, डेमोक्रेसी होगी। तो आगे हम उसको देखेंगे। बट इंडक्टिव अप्रोच क्या है? इट्स अ साइंटिफिक वे जहां पर आप पर्टिकुलर्स को पहले देखते हो, ठीक है, पहले आपने मेहनत करी है उसके बाद आप कंक्लूजन पर आए। इससे अपोजिट एक होता है जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव अप्रोच। ठीक है, अब ये डिडक्टिव अप्रोच आपको प्लेटो के अंदर देखने को मिलेगी कि पहले आपने जनरलाइज कर दिया और उसके बाद आप एकदम से रिजल्ट पर आ गए। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने क्या किया, ये फिलोसोफर किंग लिया है, आइडियल स्टेट लिया है, एंड बहुत सारी चीजें एब्सोल्यूट वे में चले गए। एंड पहले तो इन्होंने रिजल्ट दे दिया, उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ये लेकर आए इंडक्टिव अप्रोच, जहां पर पहले आप स्टडी कर रहे हो, समझ रहे हो, साइंटिफिक वे को लेकर आ रहे हैं, देन यू विल गो टुवर्ड्स दी रिजल्ट। ठीक है, एंड इन्होंने इसको किस बेसिस पर बताया अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को? इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि किसका क्या पर्पस है, किसका क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है, एंड उसके बाद नंबर्स, कि वन रूल कर रहा है तो क्या होगा, फ्यू रूल करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे रूल करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझो, देखो आप यहाँ से आपको समझ आएगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको स्क्रीन पर दिखेगा नंबर ऑफ पीपल इन द पावर। फिर आते हैं नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट का मतलब ये है कि नॉर्मल तरीके में ऐसा आपको गवर्नमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जब इंटरेस्ट ऑफ पीपल के द्वारा मतलब ये ड्राइव करेगा, यानी ड्राइविंग फोर्स विल बी इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट्स नॉट अ करप्टेड फॉर्म। वेर एज करप्ट फॉर्म किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम की होगी जब इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास हमें देखने को मिलेगा। जो भी लोग सत्ता में हैं वो अपना फायदा करवाने की कोशिश करेंगे, लोगों से उनका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उन्होंने पूरी बहुत ही बढ़िया ये लेकर आया अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो अगर एक इंसान रूल कर रहा है नॉर्मल स्टेट में, उसको बोलेंगे मोनार्की, और ये मानते थे मोनार्की बेस्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वो कहीं ना कहीं प्लेटो से बिल्कुल एग्री करते हैं कि हाँ मोनार्की बेस्ट है, फिलोसोफर किंग आएगा, वो अच्छा राजा होगा, बेस्ट है। बट उनकी क्या थिंकिंग थी, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। इनकी थिंकिंग थी कि डू नॉट गो फॉर द बेस्ट, क्योंकि ये एक्सट्रीम में बिलीव नहीं रखते। गो फॉर द बेस्ट प्रैक्टिकेबल, गो फॉर द थिंग जो कि अवेलेबल है, जो कि बेस्ट हो सकती है। ठीक है, जो कि कहीं पे आपको कहीं भी उसमें ये नहीं देखने को मिल रहा है कि वो करप्ट देखने को मिलेगी बाद में। अब मोनार्की का करप्ट फॉर्म क्या होता है? मोनार्की का करप्ट फॉर्म होती है टायरनी। ठीक है, जहां पर लोग परेशान रहते हैं। एंड टायरनी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ मतलब आप ये देखो, मोनार्की इज अ सॉर्ट ऑफ यूटोपिया। असलियत में हमें टायरनी ही देखने को मिलती है जहां पर लोग परेशान नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद वो लेकर आए फ्यू, कि अगर बहुत कम लोग सत्ता के अंदर हैं तो पहले तो वो होगी एरिस्टोक्रेसी। नॉर्मल में एरिस्टोक्रेसी होगी। एरिस्टोक्रेसी मतलब कि कुछ रिच लोग, जो अमीर लोग हैं, वो इंटरेस्ट ऑफ पीपल के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है। बट असलियत में हमें इसकी करप्ट फॉर्म देखने को मिलती है, विच इज ओलिगैर्की, जहां पर रिच लोग तो हैं बट दे आर इग्नोरेंट। ठीक है, दे आर एरोगेंट, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ज्यादा आए हैं एंड लोगों के लिए बाद में सोचते हैं। ठीक है, फिर वो लेकर आए मैनी। अगर रूल ऑफ मैनी होगा तो क्या होगा? ठीक है, ये ही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एथेंस, जहां से एरिस्टोटल बिलोंग करते थे, वहां पर इन्होंने क्या देखा? वहां पे इन्होंने डेमोक्रेसी ही देखी हमेशा। ये मानते थे डेमोक्रेसी सेकंड वर्स्ट है आफ्टर आफ्टर द टायरनी। ठीक है, टायरनी सबसे ज्यादा वर्स्ट है। मोनार्की की ऐसी फॉर्म जहां पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंड एक्सट्रीम एकदम एब्सोल्यूट पावर दे दी जाती है फिलोसोफर किंग को और वो तबाही मचा देते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इग्नोरेंट लोग जिनके पास नॉलेज नहीं होती, इतने सारे लोग वो भी क्या कर रहे हैं, वो स्टेट को संभाल रहे हैं। अब इसका गुड फॉर्म क्या है, इसका नॉर्मल फॉर्म क्या है? इसका नॉर्मल फॉर्म है पॉलिटी। तो इनका मानना था कि पॉलिटी जो है वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल है। ठीक है, मोनार्की बेस्ट हो सकती है, बस बेस्ट प्रैक्टिकेबल जो कि अवेलेबल है दैट इज पॉलिटी। और क्यों? क्योंकि वहां पर मिडिल क्लास रूल करते हैं। अब मिडिल क्लास रूल करेंगे तो क्या होगा? मिडिल क्लास को पता है कि मिडिल क्लास को क्या चाहिए, रिच को क्या चाहिए, पुअर को क्या चाहिए। वो एक्सट्रीम में नहीं जीते, उनके पास एक्सट्रीम पैसा नहीं है कि वो उसी की, जिसे कहते हैं ना, बखान करते रहे कि हमारे पास इतना पैसा है, ये है वो है। और उनके पास एक्सट्रीम गरीबी भी नहीं है कि वो अपने जो नॉर्मल एक्सपेंस है उनको भी नहीं उठा पाए। तो जो नॉर्मल इंसान है, जो मिडिल क्लास है, वो सबसे अच्छा रूल कर सकता है, ये इनका मानना था। ये थी इनकी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
तो यहाँ पर हमने इनकी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से रिवाइज कर लिया। इनकी नज़र में पॉलिटी बेस्ट प्रैक्टिकेबल ऑप्शन थी, क्योंकि ये मॉडरेशन में जीना चाहते थे और चाहते थे कि मिडिल क्लास अच्छा रूल कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास मॉडरेट वेल्थ होगी, एरोगेट नहीं होंगे। एंड उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया, फॉर एग्जाम्पल सोलॉन। ठीक है, उन्होंने सोलॉन का एग्जाम्पल दिया कि ये उन मिडिल क्लास लोगों में से है जिन्होंने बहुत अच्छे लॉ लेकर आए लोगों के लिए। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम इनकी सेकंड थ्योरी पर चलते हैं, आज की सेकंड थ्योरी पर, दैट इज थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इनकी नज़र में थ्योरी ऑफ जस्टिस दो में इन्होंने डिवाइड करी, एक होती है यूनिवर्सल, एक होता है पर्टिकुलर। हमारे लिए पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ जस्टिस को इन्होंने दो में डिवाइड किया। ठीक है, दो में किस तरीके से डिवाइड किया? एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक होता है रेक्टिफिकेटरी। अब नाम से ही आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव, आप क्या कर रहे हो? आप डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हो। स्टेट क्या करती है? स्टेट रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग द पीपल। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज या पोजिशंस या ऑनर्स या ऑफिसेस, ये कौन देता है? स्टेट देती है लोगों को। तो यहाँ पर इन्होंने ये लेकर आए एक बहुत बढ़िया एक प्रिंसिपल, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन में क्या था? इसमें यह था कि इंसान की जो वर्थ है उसके प्रोपोर्शन में उनको चीजें मिलनी चाहिए। जिसकी जैसी इंसान की इंपॉर्टेंस है, जैसा वो काम कर रहे हैं, जैसा उनका कंट्रीब्यूशन है, उनके बिहाफ पर उनको प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज मिलना चाहिए। यानी जिसका ज्यादा है, जो कि मैन ऑफ रीजन है, मैन ऑफ करेज है, मतलब उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिलने चाहिए। और इनका तो ये भी मानना था जो ऑफिसेज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेज कम होते हैं नंबर में एंड जो वर्चुअस लोग हैं वो भी कम है, तो जो ऑफिसेज होते हैं उनको तो वर्चुअस लोगों को ही संभालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट में वो ज्यादा है। तो ये थी इनकी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, दूसरी है रेक्टिफिकेटरी। आप तो एक तरीके से रेक्टिफाई कर रहे हो सिचुएशन को, कि कोई भी हार्म हो गया है, किसी से कोई भी गलती हो गई है, तो वो कैसे उनका ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा। ठीक है, कैसे इंसान को इंसाफ मिल पाएगा? तो इंसाफ मिलेगा इन प्रपोर्शन टू दी हार्म डन। ठीक है, जिसको जितना हार्म किया गया है उसी के प्रपोर्शन में दूसरे इंसान को पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज रेक्टिफिकेटरी जस्टिस। तो दो तरीके से इन्होंने बता दिया इन पर्टिकुलर फॉर्म की डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होती है, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस क्या होती है। एंड ये दोनों डिफरेंट तरीके से जो स्टेट है उसके अंदर वर्क करती है। इसके लिए आपको यही जानना था। थ्योरी ऑफ जस्टिस अगर एरिस्टोटल का आ जाता है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव समझाना है और रेक्टिफिकेटरी समझानी है। थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस बताना है दोनों के अंदर ही। यहाँ पे प्रोपोर्शन का मतलब ये है इंपॉर्टेंस के बेसिस पर, डिस्ट्रीब्यूटिव में कि नेचुरल रिसोर्सेस इंपॉर्टेंस के बेसिस पर बांटने हैं। रेक्टिफिकेटरी में ये है कि आपको कैसे जस्टिस लोगों को देना है कि जिसने जितना नुकसान किया है उसको उतनी ही भरपाई करनी पड़ेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर। अब इनकी थ्योरी ऑफ इक्वालिटी में समझने के लिए हमें इनका एक कोट देखना होगा, जो कि काफी बार क्वेश्चंस में भी आ जाता है, मेंस में भी आ जाता है, दैट इट इज अनजस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली। इट इज इक्वली अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल्स इक्वल। इसको दो तीन बारी पढ़ना तब आप समझ पाओगे कि अनजस्ट है, गलत है अगर आप इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट कर रहे हो। यानी जो लोग इक्वल हैं उनको इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वेरएज जो लोग अनइक्वल हैं उनको आपको अनइक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। आप अनइक्वल्स को एक दर्जे पर नहीं रख सकते, एक क्राइटेरिया पर नहीं रख सकते। और ये किस में बिलीव रखते थे? ये मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी में बिलीव रखते थे। मेरिट के बेसिस पर चलना चाहिए, जिस इंसान की जितनी मेरिट, जिस इंसान का जितना कंट्रीब्यूशन, उसको उतनी ही तवज्जो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ही यूज्ड टू बिलोंग इन द कंसेप्ट ऑफ मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी। एंड यहाँ पर ये मानते थे कि रिवॉर्ड भी इक्वली मिलना चाहिए। अब स्टेट शुड ट्रीट अनइक्वल्स इक्वली। इसका एक एग्जांपल दी गई है कि जैसे स्लेव मास्टर है, किसी भी मास्टर को स्लेव की रिक्वायरमेंट होती है, वेरा स्लेव को भी मास्टर की रिक्वायरमेंट है अगर उसे वर्चुअस होना है, उसे अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना है। तो यहाँ पर आप स्लेव और मास्टर को एक तरीके से नहीं ट्रीट कर सकते हो, उन दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इनटू द फीलिंग ऑफ रिबेलियन। अगर हम इसे उल्टा करते हैं, इक्वल लोगों को अनइक्वली हम ट्रीट कर रहे हैं या फिर अनइक्वल्स को हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर रिबेलियस पन आ जाएगा। ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, वो मानेंगे कि स्टेट तो हमारी बिल्कुल अलग चल रही है, इन इक्वालिटी को सपोर्ट कर रही है, एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर रिवोल्यूशन की भावना आ जाएगी। अब इनकी थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन भी है आगे, यानी थोड़ा सा भी जो चेंज आता है उसको वो रिवोल्यूशन टर्म दे देते हैं, उसको हम अलग कंसेप्ट में पढ़ेंगे आगे। बट यहाँ पर आप समझिए कि
रिबेलियसपन लोगों में आ जाएगा अगर हम इससे उल्टा करेंगे। तो इनके लिए इक्वालिटी का मतलब ये है कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो, अनइक्वल को अनइक्वली ट्रीट करो। इससे अगर आप उल्टा करोगे तो जो स्टेट है वो, उसका जो पूरा कंसेप्ट है वो बिगड़ने लग जाएगा। अब अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, हमारे इंडियन सोसाइटी में हमें क्या देखने को मिलता है? हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव रखते हैं। ठीक है, काफी सारे हमारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल इनजस्टिस देखा है। तो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर कंसेप्ट। ये भी चीज आपको याद रखनी है। और ये जो भी बातें लेकर आए, ये कहते हैं कि मैं कॉमन सेंस के बेसिस पर ला रहा हूँ, साइंटिफिक वे के बेसिस पर ला रहा हूँ। और मैंने ये सब कहाँ देखा है? मैंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को नोटिस किया है, उन्हें पढ़ा है, समझा है, उसी के बाद मैं अपनी सारी थ्योरीज को लेकर आ रहा हूँ। ओके, तो ये थी इनकी थ्योरी ऑफ इक्वालिटी थी। छोटी सी थी बट इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। अगर आपको इनका एक कोड भी याद रह गया ना, तो आप पूरा थ्योरी ऑफ इक्वालिटी इनका आराम से लिख दोगे। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए अब हम इनकी थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन को पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इनकी थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन ही, जिसे कहते हैं, डिस्कशन में हमें आती हुई नजर आती है। बिल्कुल ही डिफरेंट कंसेप्ट ये लेकर आए। इनका ये मानना था कि थोड़ा सा भी चेंज अगर सोसाइटी के अंदर आता है, थोड़ा सा भी चेंज अगर स्टेट के अंदर आता है, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिवोल्यूशन। एक तरीके का वो डिफरेंट लेकर आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस लेकर आ रहा है। अब ये मानते थे कि स्टेबिलिटी ओवर द चेंज, ये चीज आपको याद रखनी है। थोड़े से भी चेंज को ये सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि चेंज आएगा उससे क्या हो सकता है? रिवोल्यूशन क्रिएट हो सकता है, लोगों में रिबेलियस बना सकता है, लोग लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, एंड स्टेट का जो मैकेनिज्म है वो पूरा डिसरप्ट हो सकता है। तो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको इनकी मॉडरेशन दिखाई दे रहा है कि किसी भी चीज में एक्सट्रीम की जरूरत नहीं है। कि आप कोई चेंज लेकर आ रहे हो एक्सट्रीम में, लोग एकदम से उन्हें बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ रही है, वो परेशान हो गए हैं। स्टेबिलिटी को आपको सपोर्ट करना चाहिए। अब इसके इन्होंने रीजन बताया कि रिवोल्यूशन क्यों आ सकती है, किस लिए आती है। ठीक है, एंड इनके जो इतने सारे जो ये रीजंस हैं, इनको हम एक्सटेंसिव रूप से कवर करेंगे। सबसे पहले तो है कि फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी या फीलिंग ऑफ इनजस्टिस। अगर स्टेट किसी भी तरीके से लोगों के अंदर ये भावना ला देती है कि वो इनइक्वल हैं, ठीक है, एंड वो उनको ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे, जैसे कि इन्होंने बताया कि अनइक्वल हैं तो आप उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट दो, इक्वल है तो इक्वल ट्रीटमेंट दो। अगर आप इससे उल्टा करते हो तो इनजस्टिस हो जाएगा, एंड इनजस्टिस हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे? लोग रिबेलियसपन पे आ जाएंगे। सेकंड है पावर। ये मानते थे कि हर इंसान को पावर की जरूरत है। ठीक है, एंड जो रूलिंग क्लास है वो करप्शन करते हैं, वो इतनी सारी चीजें करते हैं, केयरलेसनेस करते हैं, किसके लिए? सिर्फ पावर के लिए, क्योंकि उनको पावर को अटेन करना है। एंड पावर एंड प्रिविलेजेस क्या है? यूनिवर्सल पैशंस है, जो कि लोगों की जो नीड्स हैं उनको फिलफिल करने के लिए लोग पावर को पाना चाहते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो लोग चाहते हैं कि उनके पास अथॉरिटेटिवनेस आए। फिर थर्ड है रूलिंग क्लास की। रूलिंग क्लास क्या है? रूलिंग क्लास की जो रीच है, अगर वो ज्यादा बढ़ जाती है, वो आपने अभी जो पीछे कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी थ्योरी पढ़ी, उसमें भी हमने देखा कि एक होता है नॉर्मल वर्जन, एक होता है करप्ट वर्जन, जहाँ पे रूलिंग क्लास अपने फायदे के बारे में सोचती है। तो अगर सिर्फ रूलिंग क्लास अपने बारे में सोचेगी तो क्या होगा? रिवोल्यूशन आ सकता है, जो आम आदमी है वो रिवोल्यूशन पर आ सकता है। ये तो हमें अभी भी देखने को मिलता है। अगर ज्यादा रूलिंग क्लास जो है, या कोई भी गवर्नमेंट अगर हमें ज्यादा अपनी तरफ ध्यान देती हुई नजर आती है, या अपने प्रॉफिट्स को पूरा करने में लगनी आती है, तो क्या होता है? जो मिडिल क्लास होते हैं वो कहीं ना कहीं उनसे अगेंस्ट आते हुए हमें नजर आते हैं, रिवोल्यूशन पर आते हुए हमें नजर आते हैं। फिर फोर्थ है द इनकम गैप। अगर ह्यूज गैप है इनकम में, वेल्थ में, यानी लोगों के पास या तो एक्सट्रीम पॉवर्टी है या फिर एक्सट्रीम वेल्थ है, तो इसमें क्या होगा? लोग एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे, क्योंकि जो अमीर है वो अपने बारे में ही बोलते रहेंगे, अपने पैसे के बारे में बताते रहेंगे, और जो गरीब है उनके पास कुछ बताने को होगा नहीं। वो सिर्फ ये सोचेंगे कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, एंड हम बस अपने नॉर्मल जो रिसोर्सेज हैं उनको ले पाए। ठीक है, तो इनकम गैप भी एक तरीके से रिवोल्यूशन का कॉज हो सकता है। फिर अनड्यू इंपॉर्टेंस देख रहे हो कुछ लोगों को, एंड उसके बाद कुछ को नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जानते थे, ये मानते थे, आपने थ्योरी ऑफ स्लेवरी में भी इनके देखा होगा, ये मानते थे कि स्लेव के साथ उल्टा होता है, उनके साथ गलत होता है, एंड ये जो गलत है इसको हमें रोकना चाहिए। बट ये भी मानते थे कि मास्टर एंड स्लेव का जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये इनइक्वालिटी को मानते भी थे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये गलत है, बट ये उसको सपोर्ट भी करते थे, उसकी निंदा भी नहीं करते थे। तो यहाँ पर अनड्यू अगर इम्पोर्टेंस स्टेट किसी को दे रहा है, कुछ पर्टिकुलर, जैसे रूलिंग क्लास को ही अगर कोई स्टेट दे रहा है, तो क्या होगा? जो दूसरे लोग जिनको नहीं मिल पा रही है इंपॉर्टेंस, वो रिबेलियसपन पर आ जाएंगे।
फिर आता है क्लास राइवलरी, ठीक है, क्लास में अगर राइवलरी आ रही है, रिच पुअर आपको देखने को मिल रहा है, तो क्या होगा, लोगों के अंदर एक्सट्रीमिटीज आ सकती हैं, एक दूसरे के लिए गलत भावना आ सकती है। ठीक है, फिर आता है इनफ्लो ऑफ फॉरेनर्स। इसका क्या मतलब है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जो कि वहाँ के नेटिव्स हैं, वो क्या देख रहे हैं कि फॉरेनर्स बाहर से आ रहे हैं, तो वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फिर रूलिंग क्लास इग्नोर द स्मॉल चेंजेस। रूलिंग क्लास जो है वो क्या कर रहे हैं, वो स्मॉल चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उससे अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं। फिर डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज इन द स्टेट। देखो इसको समझने की कोशिश करो, डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज का क्या मतलब है, स्टेट में किसी भी तरीके से ऐसा इंक्रीज आ रहा है जो कि नॉर्मल इंसान को पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल चेंज लेकर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर टाइप की गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है, कि कोई पहले थी, जैसे कोई पहले मोनार्की थी, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी आ गई, ये भी एक तरीके का चेंज है। ठीक है, ये भी क्या कर सकता है, लोगों के अंदर गलत भावना ला सकता है। फिर उसके बाद एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम रिच वाला जो कंसेप्ट है, डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए गलत भावना आ सकती है। तो ये सब रीजंस वो लेकर आए जिससे रिवोल्यूशन कॉज हो सकता है, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगेंस्ट आ सकते हैं स्टेट के। अब इसमें क्या है, इसको आपको क्या करना है, इसको संभालने के लिए आपको रिजीम स्पेसिफिक जो चेंज है वो लेकर आना है, कॉजेज लेकर आने हैं। जैसे कि मोनार्की है सपोज, ठीक है, मोनार्की है, वहां पर अगर फैमिली क्वारल करती हैं, जेलेसीज है एंड कॉन्स्पिरेसीज है, ठीक है, और या फिर अभी ऑलिगैरिकी अगर है, ठीक है, देखने में मिल रही है, तो वहां पर क्या होगा, जो पुअर है वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अगेंस्ट द रिच एंड रिच में बी निग्लेक्टिंग द पुअर्स, अगर ये देखने को मिल रहा है। फिर अगर डेमोक्रेसी है, बहुत सारे लोग रूल कर रहे हैं एंड पीपल विल इलेक्ट डेमोगोगिक लीडर। डेमोगोगिक का मतलब ये है जो कि हद से ज्यादा हर चीज कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी उनके पास आ जाती है। तो अगर हमें ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, तो आप क्या करोगे, आप सोल्यूशंस को लेकर आओगे। यू शुड ट्रीट द कॉज। वो किस में बिलीव रखते थे, वो बिलीव रखते थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई चीज आपको पता है गलत होने वाली है, कोई चेंज आ रहा है, उससे बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो जाएगी स्टेट के अंदर, तो क्यों ना पहले ही उसका क्योर लेकर आ जाए, पहले ही उसकी रेमेडी लेकर आ जाए, इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि जब होगा देखा जाएगा। तो इन्होंने पहले ही बता दिए कुछ सोल्यूशन, जैसे कि स्टेट शुड कल्टीवेट द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टुवर्ड्स द लॉ अमंग द सिटीजन्स, कि लोगों के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि ये हमारी लॉ है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें इसको सपोर्ट करना है, हमें इससे ओबीडियंस दिखानी है, ऐसा नहीं कि हम इसके अगेंस्ट चल रहे हैं। फिर उसके बाद कि स्टेट शुड एजुकेट सिटीजन अबाउट सिविक वर्च्यूज। इंसान को पता होना चाहिए, स्टेट को उनके अंदर ये इम्बाइब करना चाहिए कि कैसे उन्हें वर्चुअस बनना है, ठीक है, एंड उनको एक्सट्रीम में नहीं जाना है। एक्सट्रीम अगर चीजों को वो चेस करेंगे तो क्या होगा कि वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। तो इंसान को वर्चुअस बनना है, ठीक है, गुड एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। फिर डेमोक्रेसी के लिए वो कह गया कि स्टेट शुड इनकलकेट द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। लोगों के अंदर पेट्रियोटिज्म होना चाहिए, कोई भी डेमोगोगिक ना बने, हर इंसान के अंदर स्टेट के लिए भावना हो कि उन्हें स्टेट में कंट्रीब्यूशन देना है एंड अपनी स्टेट को ऊपर उठाना है। ठीक है, तो ये लेकर आए कि रजीम स्पेसिफिक कॉजेज होने चाहिए जिसकी बिहाफ पर आप सॉल्यूशंस को लेकर आ रहे हो। ओके, तो ये थी इनकी थ्योरी। अब हम इनकी थ्योरी ऑफ लॉ की तरफ मूव ऑन करते हैं आगे। एंड थ्योरी ऑफ लॉ इनकी कहीं ना कहीं ऑफ लॉ की जो सुप्रीमेसी है उसको स्टैब्लिश करती है। ये मानते थे कि लॉ इज रीजन विदाउट पैशंस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नोट बना रहे हो तो जरूर लिख लो। अब ये क्या मानते थे, अब प्लेटो से आप इनका कंपैरिजन देखो। अगर हम प्लेटो को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा फिलोसोफर किंग को तवज्जो देते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। लॉ बाद में आता है, बट इंसान पहले आता है, ठीक है, एंड जो रूल ऑफ पर्सन है, रूल ऑफ फिलोसोफर किंग है, वो सुप्रीम है एज कंपेयर टू द रूल ऑफ लॉ। बट एरिस्टोटल का मानना था कि लॉ पहले आता है एंड बाद में आता है दूसरा इंसान, ठीक है, एंड लॉ ही रीजन है। लॉ और रीजन में क्या डिफरेंस है, लॉ एक आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन है, लॉ आप देख पा रहे हो कि अच्छा ये है, बुक ऑफ लॉ के अंदर लॉज लिखे हुए हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, अपनी स्टेट को चला रहे हो। इसका जो इनर मैनिफेस्टेशन है वो क्या है, दैट इज रीजन, ठीक है, जो कि इंसान की सोल के अंदर होता है। तो लॉ कुछ नहीं है, लॉ एक तरह से रीजन को रिफ्लेक्ट करता है, ये इनका मानना था। तो इनकी ये सोच बहुत अच्छी थी। यहाँ पर आपको लॉ की सुप्रीमेसी देखने को मिलेगी, रूल ऑफ लॉ को ये कैसे बढ़ावा देते थे, उसको इंपॉर्टेंस देते थे, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद रूल ऑफ लॉ ओवर रूल ऑफ पर्सन ये सपोर्ट करते थे। अब क्यों, इसके उन्होंने रीजन दिए। सबसे पहले तो लॉ इज विदाउट पैशंस। इसका इन्होंने क्या रीजन दिया,
फिलोसोफर किंग है, माना एक बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। उन्होंने बहुत सारी स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू, एजुकेशन सिस्टम बहुत रिगरस के थ्रू वो आए हैं एंड वो बहुत बहुत अच्छा देश संभाल सकते हैं। बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है मोनार्की को लाना, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एपिटाइट तो होगी। जैसे कि प्लेटो ने बताया था, तीन टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जिनके अंदर रीजन डोमिनेट करता है, फिर दूसरे जिनके अंदर करेज होता है, फिर तीसरे जिनके अंदर एपिटाइट होता है। होता ये तीनों तीनों चीजें सब में है, बट इनका प्रपोर्शन डिफरेंट होता है। तो कहीं ना कहीं फिलोसोफर किंग के अंदर भी तो उनका एपिटाइट होगा। सपोज उनका एपिटाइट उनके ऊपर हावी हो गया, ठीक है, एंड उनके अंदर ये चीज आ गई कि मैं अब पावर में हूँ, मुझे प्रॉपर्टी भी लेनी है, मुझे बहुत सारी दौलत भी लेनी है एंड मुझे लोगों को सप्रेस भी करना है जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं, मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊं। तो क्या करोगे? तो ही इज गाइडेड बाय हिज पैशंस, ठीक है। बट लॉ क्या है? लॉ इज विदाउट पैशन। लॉ सिर्फ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, किसके लिए? फॉर द गुड ऑफ पीपल। फिर उसके बाद लॉ शोज कलेक्टिव विजडम। बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया, तो एक कलेक्टिव विजडम का एक तरह से रिफ्लेक्शन है। फिर लॉ इज अ टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन। टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन, इस वर्ड को हम पहले भी डिस्कशन में ले चुके हैं। इसका मतलब यह है कि विद टाइम हमने देखा है कि लॉ का जो एग्जिस्टेंस है दैट इज सक्सेसफुल, वो एग्जिस्ट कर रहा है एंड उसने मदद की है बहुत सारे लोगों की। ये मानते थे कि हम लॉ को अगर सुप्रीमेसी दे रहे हैं, ठीक है, लॉ को अगर हम मान रहे हैं, लॉ इज इम्पर्सनल, तो हम हमें क्या मिलेगा? हम एक तो एक टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है ये, तो हमें पता है कि ये अच्छे तरीके से काम करेगा। इंस्टेड ऑफ कि हम किसी अलग से इंसान को बहुत सारी एब्सोल्यूट पावर दे दें, हमें नहीं पता कि वो कैसे सेफगार्ड करेंगे स्टेट को। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन द लॉ एज कंपेयर टू अदर रेजिम्स, ये इनका मानना था, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ लॉ में ये कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ रीजन से कंपेयर कर जाते हैं एंड बताते हैं कि रूल ऑफ लॉ को ही आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इनकी एक बार बुक को देख लेते हैं। इनकी जो बुक थी द पॉलिटिक्स, उसके अंदर इन्होंने ये जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं, जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं, उन सब के बारे में इन्होंने बताया। वैसे तो इन्होंने 200 बुक्स लिखी हैं, उससे भी ज्यादा लिखी हैं, बट यही बुक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने पॉलिस या स्टेट को कोनोनिया, ठीक है, कोइनोनिया वर्ड है एंड इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल एसोसिएशन। कि स्टेट क्या है? स्टेट इज अ सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन जो कि गुड के लिए बनाया हुआ है। इसको इन्होंने बार बार बताया है और इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा कि प्लेटो इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्यों? क्योंकि 158 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के उसके बाद बताना कि इनजस्टिस क्यों हो रहा है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करेगा, कैसे कितनी इतनी सारी जो सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट की सिस्टम्स हैं, कौन सी बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है, किसमें क्या चीज गलत है, इतनी सारी बातें आप कब ला पाओगे? जब आप कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ोगे, उनको एनालाइज करोगे। तो इसलिए इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है एंड ऑल्सो ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सोशल डेमोक्रेट, ठीक है। कि ये कहीं ना कहीं आपको इनके अंदर भावना दिखाई देगी कि ये वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते हैं। वेलफेयर स्टेट कहाँ? जहाँ पे लोगों का फायदा हो, जहाँ पे इनजस्टिस नहीं हो, जहाँ पे इक्वालिटी हो, जहाँ पर लोग अपनी ड्यूटीज को पूरा करें एंड जो स्टेट है वो भी अपनी ड्यूटीज को पूरा करे कि लोगों को रिसोर्सेज दे पाए। तो ये क्या है? दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट ओनली। तो इन्होंने अपनी द बुक द पॉलिटिक्स में इसके बारे में बताया है। आज हमने एरिस्टोटल के बारे में लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं, जितनी भी एग्जाम डेटेड जो हैं वो सब कवर कर लिया है। एरिस्टोटल की सारी थ्योरीज आप पढ़िए, उनको रिवाइज करिए, सारी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी से क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपके कहीं ना कहीं मोटे तौर पर एक अंदाजा होना चाहिए। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हम पेपर सेट नहीं कर रहे हैं। बट हम क्या कर सकते हैं अपनी तरीके से? हम ये अश्योर कर सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है एंड हमें कहीं ना कहीं मोटे तौर पर अंदाजा है कि ये इंसान इन चीजों के बारे में बात करता है, ये थिंकिंग के बारे में बात करता है, तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे उस टाइम पर कि हमें क्या चीज लिखनी है और क्या नहीं लिखनी। और यही चाहिए। क्वेश्चन तो हमें पता नहीं है, बट हमें आंसर ऐसा लिखना है कि वो बिल्कुल सटीक जाए। तो हम उसको तभी लिख पाएंगे जब हमें पता हो किसी के बारे में। जैसे एरिस्टोटल के बारे में आज हमने पढ़ा, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि वाई ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो हम लिख पाए कि वाई ही इज कॉल्ड सो।
या फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा। ठीक है, तो यही हमारा मोटिव है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर करो यार। जितनी ज्यादा शेयर करोगे, जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो लेक्चर्स पहुंचेंगे, उतना ज्यादा उनको मदद हो पाएगी। एंड अब तो आगे प्रीलिम्स आ गया है, तो अभी टाइम है आपके पास। आप अपना ऑप्शनल रिवाइज कर सकते हो और रिवाइज करके अपने ऑप्शनल को साइड करके कहीं ना कहीं तसल्ली की सांस ले सकते हो कि हाँ, हमने कुछ पोर्शन अपना कवर कर लिया। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैक के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।